नमस्कार दोस्तों, मैं ओम बारी। आज मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट पार्ट यानी इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उससे पहले हम सामाजिक विज्ञान का परिभाषा जान लेते हैं। क्या होता है सामाजिक विज्ञान? समाज में रहकर जो व्यक्ति विस्तृत ज्ञान को अर्जित यानी प्राप्त कर लेता है उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में एक शब्द आया है जिसका नाम है राष्ट्रवाद, जो एक शब्द है। हम आज इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से लगाव या प्रेम। राष्ट्रवाद का हम परिभाषा जानते हैं। राष्ट्रवाद ऐसी विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र को बढ़ावा देती हो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। आखिर राष्ट्रवाद हमें क्या क्या सिखलाती है? तो दोस्तों मैं बता दूं, राष्ट्रवाद हमें बहुत कुछ सिखलाती है। पहला ये कि राष्ट्रवाद हमें अपने देश से प्रेम करने के लिए सिखलाती है। दूसरा कि राष्ट्रवाद हमें एकता में बांधने के लिए सिखलाती है। राष्ट्रवाद है, इसको दो पार्ट में हम तोड़ते हैं। राष्ट्र, धन्यवाद। राष्ट्र मतलब होता है राज्य, राष्ट्र यानी देश, वाद मतलब होता है आवाज़, यानी देश की आवाज़ को राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल शब्दों में था। अब हम पढ़ते हैं क्या? राष्ट्र। आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि अर्नस्ट रेनन यानी फ्रांसीसी दार्शनिक जो थे, एक बार उन्होंने 1882 ईस्वी में सवान विश्वविद्यालय में, जो कि यूनिवर्सिटी था, उसमें उनका एक व्याख्यान के दौरान उनका टॉपिक था, यानी उनको सबके सामने बोलना था कि राष्ट्र क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि उन्होंने क्या बताया था कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। राष्ट्र जाति धर्म त्याग निष्ठा के लोगों के लंबे प्रयास से पाए जाते हैं। इसमें एक और शब्द आया है निरंकुशवाद। ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। यानी निरंकुश को समझा जाए तो निरंकुश यानी उसको बस अपने आप में एक डिक्टेटर मानने का आया था कि वो किसी की ना सुनता हो, बस वो अपना ही सुनता हो। निरंकुश। अब एक शब्द आता है क्या? निर्जातीय। तो मैं आसान शब्दों में बता दूं, निर्जातीय का अर्थ होता है नए जाति का सृजन होना, एक साझा नस्ल, सांस्कृतिक जनजाति उद्गम, अथवा जिस पे उन लोगों का पहचान एक अलग तरीके से हो, जिसे हम निर्जातीय कहते हैं। निर्जाति यानी जो जंगलों में वनवासियों की तरह रहते हैं, यानी उन्हीं को निर्जाति कहा गया है। अब हमारा टॉपिक है जनमत संग्रह। दोस्तों मैं बता दूं जनमत संग्रह क्या है। जन मतलब होता है लोग, मत मतलब होता है मतदान, संग्रह यानी होता है लोगों का एक ग्रुप में, मतलब इकट्ठे लोग, उन लोग का एक संग्रह हो गया और वो संग्रह में जाते हैं किसी को वोट देने। यानी आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जो लोगों से स्वीकार अस्वीकार के बारे में पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद को उदय का हम लोग एक पहला मतलब हेडिंग है परिचय, तो हम परिचय चलते हैं। तो परिचय क्या है? परिचय फ्रेडरिक सरायू नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार थे जो एक बहुत महान थे। उन्होंने 1848 ईस्वी में उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला की रचना की। उनका वो चित्र सपनों का संसार कहा जाता था। उनका वह चित्र जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। उन्होंने पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग को दिखाए थे। उस
चित्र में सभी वर्ग के स्त्री पुरुष को एक लंबी कतार में यानी एक लाइन में स्वतंत्रता की वंदना करते हुए दिखाए गए हैं। यह फ्रेडरिक सरायु कलाकार महिला का रूप प्रदान किए थे और उनके हाथों में ज्ञानोदय की मशाल थमाए हुए थे। चित्र में कलाकारी किए थे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब था। दूसरे मनुष्य के हाथ में अपने अपने अधिकार का घोषणा पत्र भी उस चित्र में दर्शाया गया है फ्रेडरिक सरायु द्वारा। जो फ्रांस और जर्मन ये लोग थे अपने झंडे राष्ट्रीय पोशाक के द्वारा पहचाने जाते थे। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रेडरिक सरायु का एक ही मात्र सपना था कि यूरोप कंट्री से निरंकुशवाद शासन समाप्त हो जाए। उनका चित्र बनाने का एकमात्र यही नज़रिया था कि उनके यूरोप कंट्री से क्या हो कि निरंकुश शासन हट जाए। आज अब हम आगे बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि फ्रांस में क्रांति की क्या कैसे रही और क्या रहा। एक दार्शनिक लेखक या कुछ भी कह लीजिए, एक लिखे थे क्या, फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास में महानतम क्रांतियों में से थी जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का संदेश दिया। ये गुच नामक व्यक्ति ने लिखा है। फ्रांस क्रांति को और हम थोड़ा करीब से समझते हैं। फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी। असल में लुई 16वें के 16 भाई थे। लुई 16वां अंतिम था। ये होता था कि उसमें कि जो राजा था वो निरंकुश था, यानी वो अत्याचारी, क्रूर था। लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उसे नापसंद करते थे। वो इतना क्रूर और अत्याचारी था कि जब वह उसकी रथ यानी घोड़ पर सवार होकर जब वो निकलता था और उसकी महारानी मेरी एंतोवेनेता थी, जब फ्रांस के लोग भूखी नंगी भूख से व्याकुल लोग जब महाराजा के रथ को देखते थे तो उन लोगों ने रोटी दो का शोर शराबा यानी नारा लगाते उनके पीछे चलते रहते थे। तो महारानी कहती क्या थी कि इनको रोटी नहीं मिलता तो केक क्यों नहीं खाते हैं। जरा आप हमें बताएं उस समय रोटी या केक में बहुत ज़्यादा अंतर था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरी एंतोनेटा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। वह जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। महारानी थेरेसा की पुत्री थी। वह राजकोष का यानी लुई 16वें की पत्नी भी थी। वह राजकोष का दुरुपयोग करते थे, सदुपयोग उसका नहीं करते थे। फिर क्या हुआ कि फ्रांस में बहुत बड़ा जन विद्रोह हुआ। जन विद्रोह कह लिया जाए तो क्रांति उत्पन्न हो गई थी। जैसे बास्तिल एक जेल है, उसमें कुछ फ्रांस के लोग उसमें बंद थे और वो जो जेल है वो राजा का अहिंसक प्रतीक माना जाता था। 14 जुलाई का समय था, ईयर्स था 1789 का। तो फ्रांस में अफवाह यह फैला कि फ्रांस के जो लोग जो उस जेल में बंद थे उनको विदेशी आक्रमणों द्वारा मरवा दिया जाएगा। फ्रांस में यह अफवाह फैली। तभी फ्रांस के लोगों ने उस राजा के अहिंसक प्रतीक को ध्वस्त कर दिया और उसमें से लोगों को छुड़वा दिया। जिस प्रकार भारत में 15 अगस्त, अमेरिका में 4 जुलाई, उसी तरह फ्रांस में भी 14 जुलाई का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। असल में लुई 16वां और उसकी पत्नी की
मृत्यु हो गई, लेकिन लुई सोलावा का गिलोटिन के जरिए उसको मौत घाट उतार दिया। अब बात हम करते हैं कि ये गिलोटिन क्या था। तो दोस्तों मैं बता दूं गिलोटिन क्या था। गिलोटिन एक स्तंभ, एक इस टाइप स्तंभ और एक इस तरफ स्तंभ, यानी दोनों तरफ सेम स्तंभ रख लकड़ी के लगे होते थे। उसके बीच में एक फारसा होता था जो एक बहुत हथियार टाइप जो बहुत ही मतलब तेज धार वाला था। ऊपर से छोड़ने पे नीचे गर्दन रखे, मतलब जो जो गलत काम किया रहता था उसको अगर मौत की सुनाई देती तो गिलोटिन के जरिए है उसके सर को धड़ से अलग किया जाते थे। तो फ्रांस यानी लुई सोलहवां की मृत्यु इसी गिलोटिन मशीन द्वारा हुई, और जिसने इसको बनाया उसका भी मृत्यु इसी मशीन से करवाया गया था। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस में की क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो पहला कारण था कि निरंकुश शासन। लुईस सोलावा के बारे में जानते थे, वो बहुत क्रूर था, अत्याचारी था, अपने प्रजाओं का देखभाल सही तरीके से नहीं करता था। फ्रांस में वह अपना राजकोष दुरुपयोग कर देता था, जिसके चलते फ्रांस में क्रांति को और सहयोग मिलता था। दूसरा था आर्थिक कारण था। राजघराने के लोग राजकोष का दुरुपयोग करते थे, सदुपयोग करते नहीं थे। उन्होंने अपनी पूर्ति के लिए सारा राजकोष अपने ऊपर लगा देते थे। अगर लुई सोलहवें के महल के सामने से कोई व्यक्ति गुजरता था भी तो उसका भी हाल बुरा होता था, क्योंकि वो लोग प्रजा पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वे क्रूर शासक थे। उधर उसकी महारानी मेरी एंतोनाता वो अपने श्रृंगार में व्यतीत रहती थी, उसको अपने प्रजाओं से कोई मतलब नहीं था। इधर इंग्लैंड से युद्ध होते रहे, जिसके चलते और भारी संकट आ गया राजकोष पे, यानी राजाओं के संपत्ति पे, जिसके कारण जो फ्रांस में तीन प्रकार के लोग रहते थे। मतलब पादरी हो गए, कुलीन वर्ग हो गए, साधारण हो गए। तो जो फर्स्ट स्टेटस के, जो सेकेंड और जो थर्ड, तो जो थर्ड स्टेटस के लोग थे उन पे अधिक ज़्यादा कर लगाया जाता था। तो मैं बता दूं उसमें वकील, डॉक्टर, यानी फ्रांस के 90% लोग उसमें रहते थे। और पादरी यानी ये लोग जो चर्च में रहते थे उन लोगों का आता, इन लोगों पर कोई कर नहीं था। और जो उच्च अधिकारियों थे उनके ऊपर भी कोई कर नहीं था। ये जो बस साधारण मनुष्य थे फ्रांस में उन पे कर था। ये रही दूसरी कारण। आते हैं हम नेक्स्ट कारण पे। दार्शनिकों का योगदान भी बहुत भारी रहा। दार्शनिकों ने फ्रांस अपने जो जैक रूसो थे, ये बहुत बड़े दार्शनिक लेखक थे। इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्ट में लिखा था कि इन्होंने किताब में लिखा था कि फ्रांस की जनता का हालत खराब होने का कारण निरंकुश शासन था। मॉन्टेस्क्यू भी थे। उन्होंने इसमें क्या कहते हैं कि लुई सोलहवें के देवी शक्तियों का तीव्र गति से आलोचना किया था। वोल्टेयर भी था। ये तीनों महान दार्शनिक क्रांति लाने में भी इनकी बहुत बड़ी योगदान है। उसके बाद से उसमें हुआ क्या, कुछ समय आए तो टुडेलो को धावा नाम से एक क्रांति हुई, जिसमें 5000 से 10,000 फ्रांसीसी महिला, ये पेरिस का बात है, फ्रांसीसी महिला ने क्या कि लुई सोलहवें को पकड़ कर लाने की ठान ली। उन लोग के हाथ में झाड़ू जो भी था, झाड़ू जो मिल जाता था वही लेकर चली गई थी और उसको लाने में भी सफल हो गई।
जिसको इस क्रांति का नाम दिया गया चुड़ैलों का धावा। अब आते हैं हम टेनिस कोर्ट की शपथ क्या है। टेनिस कोर्ट शपथ यानी अब टेनिस कोर्ट से आपको मालूम होता है कि प्लेग्राउंड है खेलने वाला। तो मैं इसमें बता दूं कि फर्स्ट स्टेटस के लोग एंड सेकेंड, फ्रांस में 3 लोग थे, पादरी, कुलीन और जन साधारण। तो पादरी कुलीन के दवा में आकर लुई सोलहवें ने तीसरे स्टेटस के लोग का क्या किया, सभा बंद कर दिया। और तीसरे स्टेटस का साथ दे रहा था मिराबो। इसने टेनिस कोर्ट में धरने बैठ गया और कहा कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस में एक नए संविधान का निर्माण नहीं किया था। ये आगे चलकर टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से व्याख्यान हुआ, मतलब फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। अब आते हैं डायरेक्टरी की शासनकाल कि क्या है डायरेक्टरी की गठन, मतलब शासनकाल नहीं गठन। तो मैं बता दूं कि नवीन संविधान के तहत फ्रांस में 5 सदस्यों को एक, मतलब क्या होता था, 5 सदस्य होते थे, उनका सारा कमान एक व्यक्ति के पास होता था जिसको डायरेक्टरी कहते थे। तो उन्होंने 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक कार्यभार संभाले। अब आए फ्रांस के सबसे खतरनाक और हार ना मानने वाले सम्राट का उत्थान हुआ, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट इतना, मतलब कि शासकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था नेपोलियन बोनापार्ट। उसका उत्थान डायरेक्टरी के गठन में हुआ। जब उसका उत्थान हुआ तो उसने डायरेक्टरी के गठन को ध्वस्त कर दिया। वह 15 अगस्त 1769 में उसका जन्म हुआ क्रोएशिया में। उसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था। वो पहले फ्रांस की सेना में सेनापति हुआ करता था। कुछ समय मेहनत किया तो क्या हो गया, वो 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। वो इतना पराक्रमी था, 1804 में बनने के बाद 1805, 6, 7 रूस, प्रसाद, ऑस्ट्रिया को इसने क्या हुआ, हरा दिया था। ये ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था। आपने इसका कहानी सुना होगा, अल्पस पर्वत। जब ये अपने सेनाओं के साथ युद्ध में जा रहा था तो सामने अल्पस पर्वत पड़ गया। अल्पस पर्वत जो कि बहुत बड़ा, मतलब उधर से जो गया वो जिंदा वापस नहीं आया, ऐसा मानना था। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट जा रहा था तो उसे एक औरत मिली। औरत ने कहा कि हे पुत्र, आज तक जो अल्पस पर्वत पर गया है वो जिंदा लौट के नहीं आया है। नेपोलियन उसकी बातों से घबराया नहीं। वो दृढ़ निश्चित, उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द था ही नहीं। उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ अल्पस पर्वत से कह दो कि नेपोलियन बोनापार्ट रास्ता मांग रहा है। बस हुआ क्या, आप जान। उसके बाद तो नेपोलियन अल्पस पर्वत पर भी गया और जीत कर वापस आया भी। जिन मित्र राष्ट्रों को उसने हराया था उसको नेपोलियन कोड 1804 में आया था, जो नागरिक संहिता के नाम से था। नागरिक संहिता के नाम से, ये तो मैं भूल जाता, मैं आपको बता दूं कि नेपोलियन कोड यानी नागरिक संहिता वो फ्रांस में था। उसने बहुत सारे बदलाव किए, उसने शांति व्यवस्था को नष्ट किया। वो क्या कहते हैं कि वो अनेक प्रकार के, मतलब लोगों को कर से मुक्त किया था। वो 29 राज्यों का महासंघ भी बनाया था नेपोलियन बोनापार्ट। और जिन मित्र राष्ट्रों को उसने हराया था 1813 ईस्वी में, वही मित्र राष्ट्र मिलकर इसको लिप्जिंग में हरा दिया था।
इसको बंदी बनाकर एल्बास द्वीप पर भेज दिया गया। लेकिन बोनापार्ट दृढ़ निश्चित व्यक्ति था, उसने वहाँ से फिर भाग आया। और क्या हुआ, फिर 1800 मतलब कि वहाँ पे फिर से सत्तासीन हो गया। राजा था और राजा बहुत अपने आप में महान था। नेपोलियन बोनापार्ट फिर 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसे हरा दिया गया था और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। 1821 में उसकी मृत्यु हो गई और यहीं पे फ्रांस की क्रांति भी समाप्त हो गई। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से हर बार ये बात आ रहा है कि प्लीज़ आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।